बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडवाइस ऑनलाइन में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं कि किस तरीके से आप अपने बच्चों की जो ग्रोथ होती है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। चाहे बच्चे अमीरों के हों चाहे बच्चे गरीबों के हों, दोनों की सेहत बहुत इंपॉर्टेंट होती है और दोनों में जो है वो क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो रेगुलरली बेसिस पर ग्रोथ हो रही होती है, उनकी हाइट भी बढ़ रही होती है, उनका वेट भी बढ़ रहा होता है और उनकी मेंटल ग्रोथ भी हो रही होती है। उन सब के लिए बड़ा जो है ना आपको एजुकेटेड होना ज़रूरी होता है कि आपके बच्चों की हेल्थ के लिए, आपके बच्चों की डाइट के लिए और बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। लाइक चीज़ों से मुराद के कौन कौन से मिनरल्स, वाइटामिन्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। और स्टंटिंग पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है, यानी कि एज से कम होना, एज से कम दिखना। यानी कि अगर बच्चे की उम्र 2 साल है तो वो 1 ईयर का फ़िज़िकली वो जो है 1 ईयर का पेयर हो रहा है, या फिर और भी बहुत सारे मसले हैं। सो मैंने आज बहुत ही माहिर डॉक्टर को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ और इन लोगों ने बड़ा काम किया है, बड़ा स्टंटिंग के ऊपर काम किया है क्योंकि उन्होंने रेशो को कंट्रोल किया है, 45 पर ले आए हैं। मेरे साथ आज प्रोग्राम में डॉक्टर नज़ीर हुसैन कल्हड़ो मौजूद हैं। इनका पीएचडी जर्मनी से है एंड ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्मली वेलकम इन द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम। मैं बहुत मशकूर हूँ मेट्रो टीवी का कि आपने जो हमें मौका दिया कि हम इस पे बात कर सकें। और अगर पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल देखी जाए तो हमारी जितनी भी जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है या जो बच्चे हैं, वो कल जाके 25 ईयर्स के बाद वो फुल सर्विस में आएंगे, लेबर फोर्स में बनेंगे। तो आज अगर सूरत हाल देखी जाए तो वो 45% से अबव जो है वो या स्टंटेड है सिंध के अंदर अगर बात की जाए, और ओवरऑल पाकिस्तान की एवरेज 40% बन रही है। तो उसका मकसद ये हुआ कि आज के जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल या उससे कम है, 20 साल के बाद वो आपको अवेलेबल 50% कॉम अवेलेबल नहीं होगी। कॉग्निटिव यानी जहनी तौर पे भी वो मफलूज हो जाते हैं और फिर जिस्मानी तौर पे भी वो लेबर फोर्स के लिए इतने तैयार नहीं होते। तो इस वजह से जब वो सुपरसोनिक दौर होगा जिसमें ज़ाहिर गाड़ियाँ उड़ेंगी और आपका मोबाइल ये फिजिकली रहेगा नहीं और ये इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं होगी और इतना मेंटल और जो है ना वो इतने तेज़ दुनिया होगी जिसके अंदर फिजिकल चीज़ों का इतना वजूद होगा नहीं। तो उस दौर में जब आधी कौम आपकी स्टंटेड होगी, यानी ना ज़हनी तौर पे ना जिस्मानी तौर पे तैयार होगी, तो फिर इस कौम को लेके जाना आगे उन डेवलप कंट्रीज के साथ खड़ा होना, इक्विवेलेंट करना और उसमें कंट्रीब्यूट करें, एक बड़ा चैलेंज होगा और उसकी कास्ट हम पे करेंगे। अच्छा, दूसरा जो बड़ा अलमिया है वो ये है कि अगर 50% आपके स्टंटेड हो जाते हैं तो बाकी 50% रहते हैं, और उस 50% में भी 26% गर्ल्स होंगी और 24% मेल हैं। तो अगर 26% जो गर्ल्स हैं या फीमेल हैं उनको तो हम आगे आने नहीं देते ना, टर्शरी लेवल तक हार्डली 2 to 3% है जो टर्शरी लेवल तक आती हैं। तो उसका मकसद हुआ कि 24 में भी काफ़ी ड्रॉप आउट हो जाते हैं, लेकिन अगर चलो ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो लेबर के लिए वो अवेलेबल होते हैं। तो 24% मेल और प्लस 3 से 4% आप वो उसमें फीमेल्स ऐड कर दें या 5% कर दें, तो उसका मकसद ये हुआ कि पूरी कौम का यानी 70% लोगों का जो बर्डन होगा वो इन 30% लोगों के ऊपर होगा। और वो ना सिर्फ अपनी जनरेशन को लेके चलेंगे, लेकिन अभी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मोर देन 60 या 65% जो है वो यंग जनरेशन है, जो अभी एडल्ट हैं, ये बूढ़े हो चुके होंगे। तो यानी अपनी ही जनरेशन का 70% लोगों का बदन, और उसके अलावा अभी जितने भी हम एडल्ट हैं या जिस एज में हम बिलो 40 या 50 जितने भी लोग रह रहे हैं, ये 60 क्रॉस कर चुके होंगे या 65 क्रॉस कर चुके होंगे। तो दो जनरेशन्स का इतना वजन वो 30% कौम कैसे लाएगी? इस सिचुएशन को देखते हुए जो है ये सारी वर्ल्ड बैंक और जो है ना वो मुख्तलिफ इदारों ने सर्वे की, यूनाइटेड नेशंस ने, तो फिर सिंध गवर्नमेंट ने 2015-16 में ये फैसला किया कि हमें किसी भी तौर पे स्टंटिंग को रिड्यूस करना है। तो उस वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं। अगर पाकिस्तान रीजन में अगर देखा जाए तो सबसे जो बेस्ट अभी स्टंटिंग में जा रहा है, 17% रेट है उसका, वो है श्रीलंका। और श्रीलंका के अंदर जो हम वाह चीज़ देख रहे हैं, हालांकि वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है,
और उसमें जो वाहिद चीज़ है वो है एजुकेशन उनकी। 99% लोग वहाँ पे लिटरेसी रेट है। अच्छा, इंडिया हमसे नीचे है। बांग्लादेश स्टंटिंग में जो अदरवाइज हमसे जो है ना वो एक तरह से पीछे था, वो भी काफ़ी इम्प्रूव कर गया है। तो रीजन में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इज़ वेरी मच स्ट्रगलिंग, आपके नीचे सिर्फ इंडिया रह जाता है या उसके बराबर आप आ जाते हो। तो सिंध गवर्नमेंट ने तो ये फैसला कर लिया कि भाई हम इस पे जितने भी हमारे जो अंडरलाइंग काजेज़ हैं, जो रीजन्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको हम बूस्टअप करेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को डाइवर्ट करेंगे ताकि ये जो स्टंटिंग वाला मामला है वो ख़त्म हो जाए। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि स्टंटिंग होती क्या है। स्टंटिंग का मामला एक होती है अंडरवेट, फिर वेस्टिंग, फिर स्टंटिंग और ओबेसिटी। ये 4 चीज़ें हैं। वो मेल न्यूट्रिशन का पार्ट होती मामला है। पार्ट है कि आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलती। तो 5 साल के बच्चे के ऊपर यानी 0 to 5, यानी जब बच्चा पैदा होता है उससे 5 साल यानी 60 महीने की उम्र तक हम वो देखते हैं कि उसकी वज़न, उसकी हाइट और उसका लुक जो है वो उस एज से मुताबिकत रखता है या नहीं रखता। ठीक है। अगर कोई बच्चा जितनी उसकी एज है उतना वज़न नहीं है तो वो अंडरवेट कहलाएगा। और वो बच्चा जिसकी जितनी उम्र है उससे कद में भी छोटा है और वज़न में भी छोटा है तो वो स्टंटेड हो जाता है। ठीक है। और एक बच्चा जिसकी हाइट तो ठीक है एज के हिसाब से, लेकिन बहुत कमज़ोर और निबल हो गया तो वो वेस्टिंग है। और वेस्टिंग ज़्यादातर वो इस वजह से होती है कि आप बच्चे जो है वो एक्सपोज होते हैं टॉक्सिन से, या फिर ऐसी चीज़ें खा जाते हैं, या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी में, तो अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट के अंदर फिर उनको वेस्टिंग यानी डायरिया हो रही होती है। तो जो भी एक तो हमारे पास न्यूट्रिएंट की बहुत कमी है, फिर अगर न्यूट्रिएंट या बैलेंस डाइट जो है वो अगर अवेलेबल भी है, अगर बच्चे को अगर आप 2 साल 3 साल के बाद खाना खिलाना भी शुरू कर देते हैं, या उसकी माँ जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो जो कुछ बॉडी में जाता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो डायरिया के थ्रू फिर निकल जाता है, तो फिर वो बच्चे वेस्टेड हो जाते हैं। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है वो स्टंटिंग, जो मैंने बताई थी कि भाई आपका बच्चा जो है वो वज़न और हाइट के हिसाब से छोटा है तो उसकी ग्रोथ नहीं है, और वो ग्रोथ इतना आपको इम्पेक्ट करती है क्योंकि आपकी ग्रोथ का जो टाइम हो ये मेजर होता है आपका जो 0 से लेके 5 साल तक। उसमें अगर आपका बच्चा ग्रो नहीं कर रहा और टिश्यू डैमेज हो जाते हैं या बुनियाद ही उसका कमज़ोर हो जाता है तो आगे कैसे ग्रो करेगा। तो वो इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाती हैं, वो चेंजेस आ जाती हैं जिसके अंदर आप दोबारा उसको कितना भी खिलाएं पिलाएं वो शायद वो गेन नहीं कर पाएगा। तो स्टंटिंग इज़ गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ कंडीशन के जिस पे अब बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब इसके कॉजेज़ देखें कि कॉजेज़ क्या हैं। एक तो न्यूट्रिशन, अगर हमने मुख्तलिफ आप अगर स्टडीज़ देखें कि पाकिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर खुसूसन हम बात करेंगे तो यहाँ पे लोगों के पास जो खाने के लिए है वो 67% सिर्फ एनर्जी खाना है, और स्टेबल एडजस्टेड डाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 26% लोगों के पास है। यानी उसका मकसद है कि 26% ख़ानदान ऐसे हैं जिनको खाना प्रॉपर मिलता है, जो इसमें सारे न्यूट्रिएंट जिनमें सारे प्रोटीन विटामिन्स मौजूद होती हैं, और 67% वो हैं जिनको सिर्फ एनर्जी मिल रही होती है, ना उसमें प्रोटीन होता है, ना विटामिन्स होती है, ना बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ना आपको हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से रखने होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बहुत ज़्यादा गरीब ऐसे लोग देखे होंगे जो सिर्फ चावल खा रहे हैं और चावल के ऊपर कोई ना कोई चीनी डाल के या कोई दूध के साथ या लस्सी के साथ वो ऐसे ही खा रहे हैं, या फिर गंदम की रोटी है और रोटी के साथ कभी प्याज के साथ खा ली, कभी सिंपल सी किसी चीज़ के साथ खा ली, कभी उसके पास गोश्त और वही चीज़ें, तो नसीब की बात नहीं होती। अच्छा, फिर कुछ लोग हैं सिर्फ दाल खाए जा रहे हैं तो फिर दाल ही चल रही होती है, हालांकि उनके पास अल्टरनेट होता है कि दाल की कीमत में आपको और भी चीज़ें मिल जाती हैं। आजकल के ज़माने में तो आप देखें दाल की कीमत में आपको मुर्गी मिल रही है, चिकन मिल रहा है, तो उस पर स्विच नहीं करते। बहुत ज़्यादा हमारे अगर अंदरूनी सिंध में जाएँ तो जितने भी हारी लोग हैं या मजदूर लोग हैं, अगर वो किसी ज़मींदार की ज़मीन आबाद कर रहे हैं तो उसके साइड में अगर वो वहाँ पे सब्ज़ी उगा दें, किचन गार्डनिंग कर दें, मिसाल के तौर पे टमाटर लगा दिया, प्याज लगा दी, पोटैटो लगा दिया, भिंडी लगा दी, बैगन लगा दिया, तो शायद वो नहीं करेंगे। चावल और गंदम के चक्कर में वो 6-6 महीने उसका इंतज़ार करेंगे, चावल कब आएगा, गंदम कब आएगी, और फिर पैसे इनके पास होते नहीं है, उस लेवल की बाइंग कैपेसिटी नहीं है, तो फिर जाके जो है ना बाज़ार से जाके टमाटर ख़रीदेंगे, प्याज ख़रीदेंगे, वही चीज़ जो खुद उगा सकते हैं।
तो उसकी ज़रूरत है हमें। और दूसरा ये है कि लोगों को डाइवर्सिफाइड डाइट की तरफ जाना है। जैसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, Balanced डाइवर्स diet। होगी तो जैसे कि हम बहुत सारे लोग मेरे सामने भी, इवन आप देहातों की बात कर रहे हैं, मैं तो शहरों की भी बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग सिर्फ जंक फूड पर अपने आप को स्टक कर लेते हैं। और अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोटीन डाइट के ऊपर फोकस्ड नहीं होते, वो जस्ट रोटी के ऊपर यानी कार्ब्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। दे डोंट नो अबाउट द बैलेंस डाइट कॉन्सेप्ट कि आपने एक दिन सब्जी खाई है तो दूसरे दिन आपने प्रोटीन लेना है, तीसरे दिन आपने वाइटामिन्स लेने हैं, तो दे डोंट नो अबाउट दैट कॉन्सेप्ट एंड दैट्स व्हाई द ऑल इश्यूज अकर्ड। तो वही वजह है। अब दूसरी यानी तभी तो ये देखें कि 67% जो फैमिलीज हैं या लोग हैं उनको सिर्फ एनर्जी डाइट होती है, यानी रोजाना को जो एनर्जी है वो पूरी कर रहे होते हैं। बॉडी को बिल्ड करने के लिए जो टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, बॉडी जो डैमेज हो रही है, उसको अगर आपको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए ना उनको विटामिन मिल रही है, ना प्रोटीन उस हवाले से मिल रही हैं। उसकी तरफ ध्यान हमारा भी कम है, इंटेंशन भी नहीं, अवेयरनेस भी लोगों के पास नहीं है। अच्छा, फिर ये सिचुएशन और वर्स हो जाती है जब लेडीज़ या गर्ल्स की बात आ जाती है। हम पता नहीं ये क्यों समझते हैं कि घर में अगर किसी की बीवी है तो फिर वो पराई है। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो घर में जो है ना वो लड़के को पहले खाना मिलता है, ज़्यादा खाना मिलता है, अच्छा खाना उसको क्योंकि मिलता वो है। ये सोचते हैं कि लड़के ने बाहर जाके काम करना है तो लड़के को, जबकि ये बात तो हमने पब्लिक हेल्थ में बहुत ज़्यादा पढ़ी है कि जो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ मेन इशू, जिसकी वजह से अब ये बात हम नहीं सोचते कि जो हम ये ज़रूर सोचते हैं कि लड़के ने जाके बाहर काम करना है। हम ये नहीं सोचते कि एक लड़की ने अपनी पूरी जनरेशन चलानी है। अगर वो उसके अंदर कैल्शियम की विटामिन की कमी होगी तो उसके बच्चे में भी तो डेफिनेटली। सबसे बड़ा मामला जो ये है आजकल हमारे ट्रेडिशनली अगर देखा जाए वो आ रहा है कि गर्ल्स को ट्रेडिशनली जो गरीब तबका है उसके अंदर या जिनके पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है वहाँ पे भी सबसे पहले तो जो हस्बैंड है या शोहर है उसका आ जाता है सबसे अच्छा खाना उसको खिलाया जाए, फिर बेटों को खिलाया जाए यानी मेल को। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसने बड़ा प्रॉब्लम कर दिया है। हमें ये समझना है कि अगर सेहतमंद कोई बच्ची होगी तो वो सेहतमंद माँ बनेगी। बिल्कुल सही कह। अच्छा, और सेहतमंद माँ ही सेहतमंद औलाद पैदा को करती जन्म है। देगी ना। हम ये भूल जाते हैं, हम समझते हैं कि औलाद हमारी सेहतमंद हो और औलाद की माँ जो हो वो बेशक एनेमिक हो, वो चाहे 7 का एचबी लेके घूम रही है और घर के काम भी कर रही है, वी डोंट केयर अबाउट इट। और फिर खुदा ना खास्ता कोई भी इमरजेंसी होती है और जब 7 पे एचबी पड़ा होता है तो हेमरेजिक उसमें जाके और शॉक में जाके तो आप expiries देखें होती तो हैं। ये कैसे इंश्योर हो सकता है कि अगर माँ सेहतमंद नहीं है तो उसके जो वॉम में जो उसके पेट में बच्चा है वो कैसे सेहतमंद होगा। उसकी न्यूट्रिएंट की जो कमी है माँ की, कैल्शियम वाइटामिन की कमी। अच्छा, आम तौर पे वो माँ को वो नहीं मिलता। अच्छा, एक तो ये है कि यहाँ पे एक्सेस टू फूड नहीं है, जहाँ पे एक्सेस टू फूड और इसके अलावा अवेयरनेस ऑफ फूड भी नहीं। डॉक्टर साहब ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए एडवाइस ऑनलाइन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं स्टंटिंग के, मीन्स टू से कि बच्चों की जो डाइट होती है वो कितनी अहमियत रख रही होती है। और हम जिसे हिडन हंगर कहते हैं, हिडन हंगर से मुराद कि आप पेट भर के खाना खा रहे हैं बट आपकी बॉडी को जो खाने की नीड है, लाइक बॉडी को पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, मिनरल्स की और डिफरेंट तरह के आयरन सप्लीमेंट्स की नीड हो रही होती है, वो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। दैट इज़ नॉन इट्स अ हिडन हंगर। और उसके साथ जो है वो हम बहुत सारी और भी बातों को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। हमारे साथ माहिर डॉक्टर भी मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम इसको कैसे फोकस कर सकते हैं, किस तरीके से अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि हिडन हंगर को कैसे रिड्यूस करें। जी बिल्कुल। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे कह रही है कि पुअर आर स्टंटेड एंड रिच आर टू, कि ये सिर्फ मसला नहीं है सिर्फ पुअर का जिनको फूड की एक्सेस नहीं है, लेकिन जिनके पास फूड है भी तो उनको ये नहीं पता कि कौन सी बैलेंस डाइट है, क्या मुझे खाना है। एक तो दूसरा जो ट्रेंड है यानी ख़ास तौर पे जो टीनेज में और जवानों में और गर्ल्स में मादरस से तो बहुत ज़्यादा है, स्किनी होना है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना है, पतला होना है, स्मार्ट होना है और 2-3 वक्त की रोटी नहीं खानी और फिर बैलेंस डाइट की तरफ उन्हें सोचना ही नहीं है। चलो अगर पतला भी होना है तो चलो प्रोटीन और विटामिन की डाइट्स जो है ना वो उसको बैलेंस करके आप चलें, वो बिल्कुल उस तरह सोच नहीं है। तो इस वजह से एक जगह पे खाना अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से वो स्टंटिंग और एक जगह खाना अवेलेबल है पर मेंटलिटी थोड़ा से डिफरेंट है तो उस वजह से मादर से वो ये हो रहा है।
तो सिंध गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई हम जितने भी अंडरलाइंग कॉजेज़ के डिपार्टमेंट हैं उन सबको मिला के हम अपनी बजटरी एलोकेशंस और हम हमारी एक्टिविटीज़ को थोड़ा इस तरफ टर्न करें, ताकि फिर जो अलार्मिंग सिचुएशन है आज के 20-25 साल के बाद जो होनी है उससे हम निब्रत आज़मा हो जाएं या थोड़ा सा उसको बेहतर ईज़ कर लें, बेहतर बना लें। तो उस वजह से इनिशियली शुरुआती लेवल पे 8 डिपार्टमेंट जो है ना वो सिलेक्ट किए गए, जिसके अंदर कुछ वो डिपार्टमेंट है जो डाइवर्सिफाइड फूड की तरफ काम करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, ज़राअत है, लाइव स्टॉक है, फिशरीज़ हैं, ये तीनों डिपार्टमेंट उस तरफ है। फिर कुछ है हाइजीनिक के और हेल्थ डिपार्टमेंट है, फिर पब्लिक हेल्थ है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, फिर एजुकेशन सबसे ज़्यादा था कि भाई आपने ये करना है कि भाई लोगों को अवेयर करना है एजुकेशन में। हमारे जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट आपको बाकी कहानियाँ तो बताते हैं, लेकिन आपका जो वेरी ओन जो आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है वो नहीं बताते। आमतौर पे अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट तक भी पहुंच जाए तो उसको सिर्फ यही डिफरेंस नहीं पता होता कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन क्या चीज़ है और बैलेंस डाइट क्या और है, तो मुझे कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी और किस मिकदार में मिलेगी और मेरी बैलेंस डाइट क्या है। आप आमतौर पे, क्योंकि इम्पैक्ट तो यही आना है ना, आमतौर पे अगर किसी बंदे जो इवन ग्रेजुएट है आप उसको बिठाएं और उसको कहें कि अपना जो है ना वो खाने का आप बता दें डिटेल्स जो है आपका, और फिर वो आपको वो प्रॉपरली नहीं बता पाएगा कि भाई मेरी बैलेंस डाइट क्या है। वो आमतौर पे ये चल रहा होता है कि जो मिल गया वो खा लिया हमने, तो उस वजह से वो पूरी जनरेशन हमारी ख़राब हो रही है। तो एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था कि हमारे जो सिलेबस है उसमें हम उसको चेंज करें और सिलेबस के अंदर वो कॉन्सेप्ट ले आएँ। बचपन में ये थोड़ा बहुत कहीं पे हमने सिलेबस में किताब में पढ़ा था कि भाई जो खीर पिए सो वीर थे, यानी जो दूध पिएगा वो ज्यादा ताकतवर बहादुर हीरो बनेगा। दूध का भी तो बड़ा मसला है ना डॉक्टर साहब। दूध में भी तो हम लोग इस चीज से, इस जंग से ही निकल नहीं पा रहे होते कि हेल्दी मिल्क हमें कहाँ से मिलेगा और हेल्दी मिल्क के अंदर जो है कौन कौन से मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसमें भी बड़े, ये तो एक बहुत बड़ी जो है बहस है। इसमें आप ज़रा बताइएगा कि किस तरीके से हम मिल्क की प्रोडक्टिविटी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम फ्रेश मिल्क के ऊपर बात कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें मैं आ रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर ने भी डाइवर्सिफाइड फूड, यानी आपको कम से कम 5 कलर वेजिटेबल, 5 कलर फ्रूट्स खाने। मुख्तलिफ कलर के फ्रूट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट होते हैं। सिर्फ आप बनाना खा रहे हैं तो सिर्फ बनाना खाएं, मैंगो खाएं, ऑरेंज खाएं, ये जितनी वो रिसोर्सेज होती हैं। इसी तरह मिला के हेल्थ ने फोर्टिफिकेशन करनी है कि भाई ये पूरा सिस्टम चेक करना है कि जो माँ है, जो बच्चा है, जो अभी उसके पेट में है या जो बाहर आया न्यूनेटल या बर्थ हुई है बच्चे की, तो अब वो उसकी क्या स्टेज है। मॉक टेस्ट होती है, उससे वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई हमारी क्या रेशो, ट्रेंड क्या चल रहा है, कि स्टंटिंग और मेल न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन जो है ना वो सेल बनाए गए हैं बेसिक हेल्थ यूनिट PPHI यूनिट्स में, और हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये पूरे नेटवर्क कर दिया है सिंध गवर्नमेंट ने। उसके अलावा फिर लोकल गवर्नमेंट का ज़्यादातर टास्क ये है कि हाइजीनिक यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी जो आमतौर पर गाँव देहात में वॉशरूम नहीं बने होते हैं, लोग बाहर ज़मीन में जाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि वो जो इंसेक्ट होते हैं, जो फ्लाइज होती हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं, वो वहाँ से बैठ के जब आपके खाने पे आ जाते हैं तो अल्टीमेटली वो चेन बन जाता है। फिर वो सारा चेन बन जाता है, फिर वेस्टिंग होती है, फिर आपको जो है ना वो डिजीज से जान नहीं छुड़ा सकते। तो इस वजह से उस पर हर ज़िले की सतह पर कम से कम 300 से 400 गाँव इस सिचुएशन से निकल के हर एक को प्रॉपर वाशरूम बनाए। वो कैंपेन चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 12 से 13 अजला में ये काम हो चुका है। तो इन सब डिपार्टमेंट ने अपने अपनी तरह पे काम करना है। फिशरीज़ ने ये करना है कि जो हमारे 1200 से ज़्यादा पब्लिक वाटर बॉडीज़ हैं, कैनाल्स हैं, लेक्स हैं हमारी, और इसके उसमें हम क्या कर रहे हैं कि पहले जो है ना लोग उसमें मछली कम हो गई है, तो जो मछली का सीड है वो लेके हम उसमें डाल रहे हैं ताकि थोड़ी सी मछली बढ़े। तो आम लोग जो वहाँ पे जिनको नहीं है तो वो मछली पकड़ के वो खा लें वहाँ से। और फिर काफ़ी हमने पॉन्ड्स बना के भी लोगों को दिए हैं कि वहाँ पे जो है फ़िश को पालें। फिर आ जाता है लाइव स्टॉक ओवरऑल, जिस पे आपने दूध की भी बात की थी। लाइव स्टॉक को अगर देखा जाए तो हमारा जो टास्क है वो तकरीबन 2,65,000 ख़ानदानों को ये बनता है। कोई 11,000 ख़ानदान हर अजला के अंदर, पूरे सिंध के अंदर जाके उनको बिहेवियरली चेंज करना है, उनको बताना है कि भाई आपकी सेहत का ज़ामिन लाइव स्टॉक किस तरह बन सकता है। और फिर तकरीबन जिनके पास लाइव स्टॉक है उनको ट्रेनिंग भी करनी है। 1,32,000 ख़ानदानों को हम वैक्सीनेशन फ्री कर रहे हैं, क्योंकि आम तौर पे जो इंतहाई गरीब है जिसके पास एक गाय, भैंस या बकरी है, उसके पास डॉक्टर नहीं पहुंच पाता, या फिर उसके पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि फ़ोन करके किसी को या अफोर्ड करे प्राइवेट डॉक्टर को। तो उसके पास तो सारा कुछ वही है, एक भैंस है घर में, अगर वो मर जाए तो पूरा ख़ानदान पूरा वो गुर्बत के लकीर से नीचे चला जाता है। और जो न्यूट्रिशन है
उसकी वो पूरी डाउन चली जाती है, तो पूरी जनरेशन आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से ये जो है एक्सीलरेटेड एक्शन प्लान फॉर रिडक्शन ऑफ स्टंटिंग एंड मेल न्यूट्रिशन इन सिंध, ये सिंध गवर्नमेंट ने ग़िज़ाई किल्लत को किसी तरह टैकल किया जाए उसके लिए ये बहुत तेज़ी से काम किया जाए, इस पर ये प्रोग्राम दिया जो 2016 से बाकायदा शुरू हुआ। उसके अंदर तकरीबन हमने 18 अजला कर चुके हैं, अब बाकी जो अजला रहते हैं वो इस साल हम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जिनके पास लाइव स्टॉक नहीं है और छोटे बच्चे हैं उनके घर में और दूध पीने के लिए नहीं है, तो वहाँ पे लाइव स्टॉक यानी 5 बकरियाँ और 10 मुर्गियाँ दे रहे हैं कि अंडा भी मिले उनको और दूध भी मिले। और उसके अलावा तकरीबन हर ज़िले के अंदर तकरीबन 5500 ऐसे ख़ानदान हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है हेल्थ की, लाइव स्टॉक हेल्थ की, तो उनको वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट वो सारा उनके लाइव स्टॉक को फ्री दे रहे हैं। और तकरीबन 11,000 ख़ानदान हम सेलेक्ट करते हैं थ्रू NGO बाकायदा उसकी, तो उसको हम अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं कि किस तरह हम टारगेट करें। तो टोटल मिला के 2,65,000 ख़ानदानों को हम टारगेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर सिंध में, जो कि गुर्बत और मल न्यूट्रिशन का जो है 25% बनता है सिंध के हिसाब से। तो उसको हम टारगेट कर रहे हैं ताकि वो उस सतह से थोड़ा सा ऊपर आ जाए। अब मामला ये है कि एक जगह पे दूध अवेलेबल है, फिर क्वालिटी का मसला आ जाता है, फिर गोश्त अवेलेबल है, फिर क्वालिटी। हमारी कौम दूसरा जो सबसे बड़ा है वो जो सोशल मीडिया के थ्रू जो मिसकंसेप्शन और मिस रिपोर्टिंग जो होती है उस पर हम सुनी सुनाई बातों में बहुत चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे बड़ा गोश्त नहीं खाना। अरे भाई क्यों नहीं खाना? आपने किसी डॉक्टर से पूछा है? आप तो बड़ा गोश्त का डॉक्टर तो वो है जो वेटरनरी डॉक्टर है, जो जानवरों का डॉक्टर, आप उससे पूछें ना कि भाई क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं, क्या है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बड़े गोश्त में कोई नुकसान नहीं है। पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा बड़ा गोश्त खाती है। ओवरऑल अगर कंजम्पशन रेट देखें, US जो है वो आपको 114 किलो से 120 किलो के दरमियान, कनाडा, US, पुर्तगाल, UK, जितने भी ये डेवलप कंट्रीज़ हैं वो खा रहे हैं, और उसकी स्टंटिंग रेट जो है वो 5% से भी नीचे जा रहा है। ठीक है, और हमारी कंजम्पशन क्या है पूरे गोश्त की मिला के, वो 16 kg पर कैपिटा, यानी हम हर बंदा मैक्सिमम साल के अंदर 16 किलोग्राम गोश्त खा रहा है, और उसमें भी 6-7 किलोग्राम पोल्ट्री का है, और उसमें से 2-3 किलोग्राम जो है ना वो मटन के हैं, बाकी जो बचता है वो बीफ का है। तो हमारा जो ये ट्रेंड है कि बीफ ना खाएं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, पूरे मिसकंसेप्शन उलट है। बीफ के अंदर सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि एल कार्निटाइन जो है ना एलिमेंट मौजूद होता है, और वो चीज़ है जो फैट को रिड्यूस करती है आपकी, यानी जो आप वो फैट अगर खाने में मौजूद भी है तो वो फैट को बर्न करती है। यहाँ पे उलट कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आप जो है ना वो हार्ट के हैं या कोलेस्ट्रॉल के हैं तो आप बीफ ना खाएं। ठीक है, हालांकि एल कार्निटाइन आपको फैट को बर्न करने में मदद देती है। फिर ग्लूटाथायोन उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ग्लूटाथायोन एंटी एजिंग है, ठीक है, आपको सपोर्ट करता है और लॉन्गेविटी में, इम्यूनिटी हाई करता है, आपकी जो इलनेस है, जो बीमारियां, उससे बचाता है। ग्लूटाथायोन तो अब आप देखें फैशन इंडस्ट्री में या जो कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा स्किन के लिए। और सबसे बड़ी सोर्स आपका जो है ना वो बीफ है, यानी बड़ा गोश्त है। और हम बड़े गोश्त को नहीं खा रहे हैं और फिर ग्लूटाथायोन हम इतने परचेज कर रहे हैं। यूरोप के अंदर देखें, जो डेवलप कंट्रीज के अंदर देखें, वहाँ की कंजप्शन बहुत हाई है, तो उनको ग्लूटाथायोन आपको लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी उम्र उससे बढ़ती है, यानी लॉन्गेविटी आती है। उनकी एजेस देखें 99 ईयर्स, 100 ईयर्स तक भी आपको नहीं लगेगा कि ये कोई बुजुर्ग है या बुढ़ा है। और हमारे यहाँ जो लाइफ स्पैन है आप देखें कितना कम हो गया कि 60-65 साल अगर कोई। उस वजह से क्या होता है कि एजिंग भी ज़्यादा होती है और फिर बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। तो जो मसल मास रेशो है वो बहुत हमारा रिड्यूस हो रहा है दिन ब दिन, और इसी वजह से रिड्यूस हो रहा है कि हम जो है ना बीफ को हम छोड़ चुके हैं। उसमें कहीं पे थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं कि कहीं पे डिजीज़ वगैरह लेकिन वो जानवरों में हो, लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि आपको हर बंदा जो है ना वो डिजीज़ गोश्त खिला सकता है। आपको अच्छे आउटलेट्स हैं, आपको गोश्त सही तौर पे, और मैं तो ये हम खुशकिस्मत हैं कि स्लाटर हाउसेस हों या जो ओपन हों, तो शहरों के अलावा भी अगर गांव लेवल पे छोटे टाउन में देखें तो लोग अपने सामने जो है ना वो कटा जो है ना वो कटवाते हैं, उसको गोश्त लेते हैं। तो जितना आप बीफ ज़्यादा खाएंगे उतना आपकी एनर्जी, इम्यूनिटी, हेल्थ, सारी चीज़ें बेहतर होंगी। ये हमारे मिसकंसेप्शन ने हमें और पीछे धकेल दिया। दूसरी चीज़ आ गई मक्खन नहीं खाना। भाई मक्खन तो ऑयल है, ये फैट है। भाई ऐसे कैसे? मक्खन आपको खाना है लेकिन उस मिकदार में जितना आप हजम कर सकते हैं उसको लें। शहद को हमने छोड़ दिया हुआ है,
उसके अलावा अगर आप देखें दूध, तो दूध की कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है कि हमारी कौम जो है वो फ्रेश मिल्क चाहती है कि हमें जो है ना वो ताज़ा दूध आए, फिर उसको हम गर्म करके फिर पिए। और एक कॉन्फ्लिक्ट ये है कि कानून ये कह रहा है कि पास्चुराइज हो, अदरवाइज अगर आप बॉयल करते हैं घर में तो पास्चुराइज ही हो जाता है, लेकिन वो जो ट्रेवल टाइम है रास्ते में उसमें कुछ बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ख़राब हो सकता है। ओके, सही कह रहे हैं सर आपके। अगर मिल्क की जो प्रोडक्शन होती है और मिल्क को फिर जाहिर सी बात है, इसको अब बहुत प्रोग्राम ऑलरेडी हम इस पर कर चुके हैं कि मिल्क जो है एक सीरियस मैटर है हमारे। आपके आम खाने से भी विटामिन बना रहे होते हैं आपकी ओह, बॉडी। दैट्स एक्सीलेंट। ठीक अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि डिफरेंट तरह के जो हम मल्टी विटामिन्स लेते हैं, सुपरफिशली लेते हैं, मैं भी ले रही होती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी डाइट इतनी सफिशेंट नहीं है कि जिसमें मैं अपने जो विटामिन सी है या डी है उसको मैं फुलफिल करती होंगी। तो क्या ये लेना सही है हमारी सेहत के लिए, या ये क्या लॉन्ग टर्म में इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? देखिए, विटामिन बा लेना ठीक है, आप ले सकते हैं जब आप वीकनेस फील करते हैं, जब फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, ये कमी है। लेकिन कमी क्यों आती है, सबसे पहले ये सोचना है। अगर हमें नेचुरल फूड से सारी चीज़ें मिल रही हैं तो वो उससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप आर्टिफिशियली ले रहे हैं तो वो तब तक इफेक्ट होगा जब आप ले रहे हैं, आपका एक्सपेंस भी हो रहा है और आप आर्टिफिशियली ले रहे हैं, तो कुदरत ने जो सिस्टम सारे बनाए उसको हम डिस्टर्ब करके मीन्स आपके कहने का मकसद ये है कि अगर आप विटामिन, जो बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट बन गया है और ये एलीट क्लास में तो बहुत ज़्यादा ही है कि वो एक मल्टी विटामिन का तो एक कैप्सूल रोज़ाना उनका लेना ज़रूरी है, तो इट्स बेटर कि आप क्यों ना नेचुरल डाइट लें, राइट? बिल्कुल, आप सही गोश्त खाएं, आप दूध पिएं, उसके अलावा अंडा खाएं, तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट वहीं से पूरी हो जाती है। जो स्टंटिंग का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो बिहेवियरल चेंज है। बिहेवियरल चेंज के अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग है, यानी खास तौर पे जो छोटा बच्चा है उसको दूध नहीं मिल रहा, माँ उसको नहीं पिला रही, वो उसके दो कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि एक जो बच्ची होती है, जो फीमेल है, जो आपकी डॉटर है, उसको कम से कम 2 साल तक दूध पिलाना है, और जो बेटा है उसको 2.5 साल तक पिलाना है, और ये तो शरई हिसाब से भी आ गया है। अच्छा, और फिर कितनी फ्रीक्वेंसी में, हर जो छोटा बच्चा होता है 6 महीने से पहले उसको हर 2 घंटे में आपको दूध पिलाना है। अब यहाँ पे इशू आ जाता है, आमतौर पे गांव देहात में जो औरतें हैं वो काम के लिए ज़मीन पे चली जाती हैं और बच्चे को अपनी माँ या फिर दादी या कोई बहन किसी के हवाले छोड़ देती हैं, तो 8 घंटे 10 घंटे वो ज़मीन पे रहती हैं। जब वापस आती हैं तो बच्चे की तो हालत हुई हुई होती है। आप ऊपर से पानी पिला रहे हैं या भैंस का या किसी का दूध भी थोड़ा पिला लें, उसको माँ की दूध का कोई नेमल बदल नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये है कि वहाँ पे हमारी मेल न्यूट्रिशन बहुत हो रही है, जो हमें समझना चाहिए कि भाई बच्चे को हर 2 घंटे में दूध पिलाना है। दूसरा एलीट क्लास है, जो पढ़े लिखे हम ज़्यादा लोग हैं, वो उसमें ज़्यादातर लेडीज ये समझती है कि दूध पिलाने से हमारी कोई फिगर, कोई आउटलुक, कोई स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, आप आजकल तो जदीद दौर है नेट का, जितना बच्चे को आप दूध ज़्यादा पिलाएंगे उतनी आपकी हैप्पी हार्मोन्स ज़्यादा डेवलप होते हैं, ऑक्सीटोसिन से लेके सेरोटोनिन से लेके सारे, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बेहतर होती है। आपने अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी की हुई है तो अगर उसको वापस सब स्ट्रक्चर को आना है तो आप जितना बच्चा दूध पिएगा वो नेचुरल मैकेनिज्म है, उतने हार्मोन इंटरनल बॉडी के रिलीज होते हैं और इतना आप बेहतर अपने आप को फील करेंगे। तो माँ की सेहत इसमें है कि बच्चे को दूध पिलाएं, और उससे फिगर आउट नहीं होती, उससे फिगर और बेहतर होती है, और साथ साथ में जो आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं, डिप्रेसिव हार्मोन्स है, वो डिक्रीज होंगे और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे और आप जो है वो खुश भी रहेंगे। हुस्न नुस्वा जो ये आमतौर पे कहा जाता है वो वहीं से आता है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को जो है ना वो दूर कर रहे हैं और फिर फार्मूला दूध पिला रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। उससे ये हो रहा है कि माँ की अपनी सेहत भी खराब हो रही है और बच्चे को तो कुछ मिल नहीं रहा। तो उससे वजह से ये हो रहा है कि पूरी स्टंटिंग और मैलन्यूट्रिशन जो है ना बच्चों के होते हो रही है, तो पूरी जनरेशन हम खराब कर रहे हैं। तो इसको हमें चेंज करना है, इस जहन को हमें चेंज करना है। आपको एक्सेस है, नॉलेज पे एक्सेस है, आप कोई भी बुक उठा लें, आप अभी से ही सर्च करना शुरू कर दें इंटरनेट के ऊपर, माँ का बच्चे को दूध पिलाने से उसकी बॉडी, उसकी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता और अच्छा हो जाता है माँ के। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, क्या आप लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को रिगार्डिंग स्टंटिंग एंड डाइट के हवाले से? मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मिसकंसेप्शन से चलते हैं, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं। आज भी हमारी तरफ से ये है और ख़ास तौर पे हमारे डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से
कि आप भरपूर जो है ना वो ग़िज़ा से जो है ग़िज़ायत वाले खाने खाएं, दूध पिएं, अंडा खाएं और गोश्त ज़रूर खाएं, और बड़ा गोश्त तो ज़रूर खाएं, वो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। और अपने बच्चों का ख्याल रखें। और ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई बेटे को मिलना चाहिए और बेटी को नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बेटी को ज़्यादा और मिलना चाहिए, क्योंकि उसको आगे जनरेशन को लेके आगे जाना है। बिल्कुल, इसी के साथ एक्सीलेंट, बहुत अच्छी मेहरबानी। बात बताई कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब के साथ एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे भी प्रोग्राम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर एंड बीइंग द पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, एंड आई होप सो कि आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की हमने कोशिश की है रिगार्डिंग द विटामिन मिनरल्स। इसके साथ साथ हुकूमत सिंध आपके लिए क्या इक़दाम कर रही है। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त देगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।